आईबीएस की जिसे लोग महज आम बदहज़मी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये आंतों की हसासियत का एक ऐसा मर्ज़ है जिसे बर वक्त डायग्नोज ना किया जाए और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ना किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इसे मामूली पेट ख़राब समझकर खुद ही 7 अप में नमक डाल के या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। तो आज हम इस बीमारी के हवाले से बात करेंगे कि हकीकत क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और साथ साथ इसके दुरुस्त इलाज पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शाहीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक। अच्छा डॉक्टर शाहीन, सबसे पहले तो बताएं आईबीएस के बारे में। और लोग इसको क्योंकि सीरियस नहीं लेते हैं, लोग समझते हैं वैसे ही कोई स्टमक इश्यूज़ हैं, ख़ुद से दवाइयाँ लेते हैं, या 7 अप एक लोग समझते हैं कि इससे जितने भी उनके स्टमक इश्यूज़ हैं वो 7 अप से हल हो जाएंगे, या उसको सोल्यूशन समझते हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें। जी जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और नॉर्थ न्यूज़ की टीम का, जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे और एक आम बीमारी जिसे आईबीएस कहते हैं उसके ऊपर बात करने का मौका दिया है। अच्छा देखें, आईबीएस एक कॉमन इशू है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें आंत का ढांचा बिल्कुल ठीक होता है। इसके बरक्स जो आम इन्फेक्शन हैं वो आर्जी तौर पे होते हैं, 2-3 दिन 4 दिन के लिए रहते हैं। ये ज़रा लंबे अरसे के लिए चलता है। दूसरा ये सवाल था कि आपका एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आम इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं अगर उसका सही तशखीस हो और सही चॉइस हो और थोड़े दिन के लिए हो। फ़र्ज़ किया एक पर्सन है, उसको 4-5 दिन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर लेता है एक दफ़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बार बार यूज़ करता है, महीने में 4 से 5 दफ़ा यूज़ करता है, या हफ्ते में 2-3 दफ़ा यूज़ करता है, एंटीबायोटिक तब्दील करता है, तो फिर वो जो हमारे नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं आंत के अंदर वो किल हो जाते हैं। हर पर्सन के अंदर काफ़ी सारे नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं आंत के अंदर, जो कि आंत के हाजमा और डाइजेशन उसके हेल्थ के लिए होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल से वो किल हो जाते हैं और पेशेंट जो है ना रिस्क के ऊपर जाते हैं आईबीएस के ऊपर। फिर वो आईबीएस के अंदर चला जाता है और फिर डायरिया उसका लंबे अरसे के लिए कन्वर्ट भी हो जाता है उसका। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाहीन, ये भी बताएं कि जो हमारा आम पेट दर्द होता है या आम जो प्रॉब्लम होती है हमारे स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, उसमें और आईबीएस में मेजर डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, जो आम प्रॉब्लम है और अलामतें भी होती हैं, उसको बुखार भी होगा, शदीद दर्द होगा, उल्टियाँ रहेंगी, पेशेंट का वज़न कम हो जाएगा, शदीद उसको थकावट रहेगी। लेकिन आईबीएस में सिर्फ या तो लूज़ मोशन रहेंगे, दस्त या कब्ज़ रहेगा, इनके और उसको बुखार नहीं होगा। आईबीएस के मरीज़ को उसको ज़्यादा उल्टियाँ नहीं रहेंगी, उसको वज़न में तब्दीली नहीं रहेगी। तो जो आम मरज़ है वो थोड़े दिनों के लिए रहेगा, यानी कि वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आईबीएस लंबे अरसे के लिए रहेगा। अच्छा। यानी कि एक पेशेंट था कुछ दिन पहले ठीक था और उसका अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बुखार हुआ है, शदीद उल्टियाँ हैं, पेट में दर्द है, नकाहट हो गई है, तो इस समय लगेगा आम इन्फेक्शन है। लेकिन आईबीएस में सिर्फ उसको हल्का सा डायरिया रहेगा या कब्ज़ रहेगी और उसकी कोई ज़्यादा और अलामतें नहीं पैदा होती मरीज़ के अंदर। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। जी मैं सफर अब्बास बात कर रहा हूँ पेशावर से। मैडम आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत। जी ये डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था, ये कब्ज जो है इसका कोई इलाज बताएं, और मैदा बड़ा सख्त रहता है और कोई देसी टोटका ये इस तरह का कुछ। ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कब्ज़ के लिए अहम चीज़ है वर्जिश, जो देसी टोटका है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है और छिलका इस्तेमाल करें आप। छिलका बहुत अच्छी ग़िज़ा है। इसके अलावा जो चौथी आम चीज़ जो घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल, उसके 2 चम्मच आप दूध में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप होती है मेडिकेशंस। इनके मेडिकेशन के बगैर आप ये 3-4 चीज़ें भी कर लें। आप वर्जिश करें, सुबह के टाइम आधा घंटा तेज़ तेज़ चलना, और रात को भी पानी आप 4 से 5 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा छिलका इस्तेमाल करें। इसके बरक्स अगर इसी आईबीएस की बात करें, अगर लूज़ मोशन वाली आईबीएस होती तो छिलका नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बड़ा आम कंसेप्ट है, तो हर चीज़ में छिलका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जिस तरह इन भाई का सवाल था कि मुझे कब्ज़ है, तो कब्ज़ के लिए छिलका बहुत अच्छी चीज़ है। उसके 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच रात को दूध में लें, पानी में लें, नीम गर्म पानी में लें, जिस तरह लें एक जैसा असर ही आएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाहीन, ये बताएं कि आईबीएस की तशखीस के लिए कौन से उमूमन टेस्ट करवाए जाते हैं? अच्छा, तशखीस के लिए ख़ास टेस्ट नहीं है। जिस तरह पेशेंट अलामतों के साथ आता है ना, उस तरह टेस्ट हम प्रोसीड करते हैं। अगर मरीज़ कब्ज़ के साथ आए उस तरह वो टेस्ट होंगे, अगर लूज़ मोशन के साथ आए तो वो टेस्ट होंगे। यानी कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं ना, 2 कैटेगरी के साथ आते हैं, या तो मरीज़ आएगा लूज़ मोशन होंगे या कब्ज़ होगा। तो हम रूटीन के टेस्ट करते हैं, जिस तरह उसके थायराइड चेक कर लेते हैं, शुगर चेक कर लेते हैं,
उसको हम चेक करते हैं आंत का कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। तो बेसिकली हम टेस्ट करते हैं दूसरी बीमारियों को चेक करने के लिए, यानी कि जो डायरिया है जो किसी मरीज़ को हमेशा आईबीएस की वजह से नहीं है, उसको आंत के कोई और मसाइल भी हो सकते हैं इन्फेक्शन से। डायरिया जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, थायराइड के मसाइल भी डायरिया करते हैं, आंत की सोजिश भी डायरिया करती है, शुगर भी डायरिया करती है। तो बहुत सारी और भी तकलीफ़ हैं, सैकड़ों तकलीफ़ हैं जो डायरिया पैदा करती हैं। सो टेस्ट हम कर रहे होते हैं दूसरी तकलीफ़ को देखने के लिए। अगर वो टेस्ट नॉर्मल आ जाए हमारे तो हम समझ लेते हैं ये आईबीएस है। अगर उन टेस्टों में कोई तकलीफ़ आ जाए तो फिर दूसरी तकलीफ़ होती है, आईबीएस नहीं होती। तो आम ब्लड के टेस्ट होते हैं या पखाने में कैमरा टेस्ट, क्लोनोस्कोपी भी करते हैं। ठीक तो है। इन टेस्टों का मतलब दूसरी तकलीफ़ को हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो ये टेस्ट रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाए ठीक तो है। हम समझ लेते हैं कि ये फिर आईबीएस है पेशेंट। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यार ये अपना पीछे से टीवी म्यूट कर लें और सवाल कीजिए। ये पूछ रहा था कि मैदा आपको भूख ना लगे तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब से पूछें। दोबारा रिपीट करें अपना सवाल। मैदा खराब है बंदे का, मैदा मैदा स्टमक ठीक है, और भूख नहीं खराब है लगती। तो क्या करना चाहिए? ठीक जी है। जी समझ गया आपका सवाल। अगर स्टमक ख़राब है इसकी वजूहत होती हैं, जो आजकल आम वजूहत है फास्ट फूड या स्पाइसी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है, उसे स्टमक में अल्सर या सोजिश हो जाती है। उसके लिए फ़ास्ट फूड कम इस्तेमाल करें और कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं जो हम 2-1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसे बिल्कुल भूख वगैरह नॉर्मल हो जाती है। तो अमूमन ये फ़ास्ट फूड हैं, स्पाइसी है, अब कबाब हैं, सॉसेज, चटनियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, या दर्द की दवाइयाँ हैं, वो ट्रिगर हैं। तो बेसिकली भूख ना लगने की वजह से हम ये वजूहात को ट्रीट करते हैं। ये अलहदा चीज़ होती है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आईबीएस अलहदा चीज़ है, मैदा ख़राब होना ये अलहदा चीज़ है। मैदे का अल्सर और आईबीएस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो आईबीएस है वो बड़ी आंत की तकलीफ़ है, ठीक है ना, उसका मैदे का अल्सर होना अलहदा चीज़ है। इनके आईबीएस से जो है ना वो स्ट्रेस, एनजाइटी, नींद ख़राब हो उस वजह से होगी। जो भूख नहीं लग रही ये मैदे का ज़ख़म है, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है या ऑयली चीज़ें, उस वजह से हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं आईबीएस होता किस वजह से है? मेजर कॉजेज कौन से हैं इसके? हाँ ये बड़ी अहम सवाल है। ये बेसिकली कोई लाइफ इवेंट हो जाता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ट्रिगर करता है। अच्छा, फ़र्ज़ किया कोई करीबी की डेथ हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या इंसान को मतलब मेंटल स्ट्रेस की वजह मेंटल से। स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन, जिस तरह ये स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, वो एग्ज़ाम में उनका कोई टारगेट नहीं अचीव हो पाता, या इंसान अपना कोई लाइफ में गोल रखता है, उसमें कुछ साल एफर्ट करता है, वो नहीं अचीव हो पाता, तो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। राइट। सो बेसिकली एक लाइफ ट्रिगर होता है। तो बेसिकली हमारा ब्रेन और गट के दरमियान एक कनेक्शन होता है, इसको गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। तो जब इंसान स्ट्रेस या एनजाइटी में हो तो ये एक्सेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा Alright. ब्रेन हमारी आंत को सिग्नल डिफरेंट भेजता है, गट सेंसिटिव हो जाती है इस चीज़ की, या फिर वो कम हरकत करेगी या ज़्यादा हरकत करेगी। फर्ज एक नॉर्मल जो लाइफ स्टांसिस के अंदर इंसान रह रहा है उसकी गट भी नॉर्मल हरकत कर रही है। अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया है तो उसकी गट की परसेप्शन डिफरेंट हो जाएगी ब्रेन सिग्नल के लिए, या वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी या सुस्त हो जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम खदीजा।